हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया, एकदम मस्त। तो जो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस का, आपकी पहली क्लास है ये। देखो, पॉलिटिकल साइंस कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये मत अज्यूम कर लेना कि भाई 11th-12th की पॉलिटिकल पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही, ठीक है ना। तो उसे पॉलिटिकल साइंस है, उसे आप लोग पॉलिटी के नाम से जानते हो, ठीक है। क्योंकि जो आपके सिलेबस में अगर आप एसएससी सीडीएस वगैरह का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो उसके अंदर उसे पॉलिटी के रूप में डिफाइन कर रखा है। वैसे वो है पॉलिटिकल साइंस ही, ठीक है। और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में भी बात करें तो किस चीज़ की बात करता है वो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन की ज़्यादा बात करता है। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, हम पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, जहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बहुत बारीकी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलना, ठीक है। आराम से पानी वानी पी करके, ठीक है, आराम से बढ़िया बढ़िया से नोट्स लिखते हुए चलो। ये जरूरी नहीं है साफ 4 पेन यूज़ करके लिखने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं भैया कि बढ़िया से लिख लो, क्योंकि ये ना ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है पॉलिटिकल साइंस में। तो भाई एक बात तो ये समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और इसके ऑर्गन क्या हैं, कैसे ये पूरी तरीके से जो आज हमारा एक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले समझ लेते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। तो देखो भाई, गवर्नमेंट का मतलब होता है जो स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती है, जो चीज़ों को मैनेज करती है, लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करती है, या ये कह सको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को, डिफेंस को बनाए रखने का काम जो कर रही है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। आज कोविड में आपको वैक्सीन अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की है। और ये गवर्नमेंट 2 तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पे जो रूलर है उसे भी आम लोगों ने चुना है, वो आम लोगों के बीच में से ही है, ठीक है। और जहाँ पे बात होती है मोनार्की की, वहाँ पे आम लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। राजा का बेटा राजा बन गया, बात समझ में आ रही है? योग्य हो या ना हो, एलिजिबल हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। पब्लिक उसे पसंद करती है नहीं करती, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ उसकी काबिलियत ये है कि वो क्या है, वो राजा का बेटा है, इसलिए उसको क्या मिल गई है, गद्दी मिल गई है। क्लियर है बात? जबकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। वैसे माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी स्टार्ट करी थी वो ग्रीक ने करी थी, बट आज अगर आप देखोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया की है। और अगर आप कहोगे दुनिया की सबसे बेहतर जो डेमोक्रेसी है वो अमेरिका की है, जहाँ पे इतना डेमोक्रेट है, इतने लिबरलाइजेशन है कि वहाँ के प्रेसिडेंट झूठ बोल रहे हैं। ये बात जानते हुए, ये बात जैसे ही पता चली वहाँ के रिपोर्टर्स को, उन्होंने कहा भैया हम आपकी कॉन्फ्रेंस को नहीं टेलीकास्ट करेंगे, आप झूठ बोल रहे हो। ये कहलाती है डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप बोल के दिखाओ थोड़ा सा, आपके मतलब नीचे भरमार हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। हालांकि हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे यहाँ देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्योरली हर एक बंदा एक चीज़ के ऊपर आकर के क्या हो जाए कि भाई यही कर लेंगे, इसी चीज़ पर एग्री हो जाए, ऐसा होने वाला ही नहीं है। साउथ के लोगों की अलग थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके की भाषा है। नॉर्थ वाले अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरीके की भाषा है। इसलिए भारत की जो डेमोक्रेसी वो अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है कि इतनी जो डाइवर्सिफाइड कंट्री है उसको एक साथ लेकर के चलना मतलब अपने आप में हेड्स ऑफ है। इसीलिए भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आप कहोगे सर चाइना भी तो है, पर चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अब बात करते हैं इसके ऑर्गन की। सबसे पहले आ जाता है लेजिस्लेचर। अब जब मैं लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ तो ये बात समझ लेना, लेजिस्लेचर का मतलब होता है आपके जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जो कानून बना रहा है, जो आपके पास, आपको पता है कि 18 साल से ऊपर की लड़की ही शादी कर सकती है या 21 साल से ऊपर का लड़का ही शादी कर सकता है, ये पूरा प्रोसेस किसने तैयार करा है? भाई लेजिस्लेचर का तैयार करा हुआ है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है, काम को जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना के तैयार करा उस लॉ को क्या करवाना है, लोगों से मनवाना, लोगों से उसको फॉलो करवाने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है, ठीक है।
अगर मैं किसी लेजिस्लेचर एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मैंने कोई क्या बना दिया, लॉ बना दिया, उस लॉ को लोगों तक पहुंचाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एग्जीक्यूटिव की है। अच्छा, उसके बाद तीसरा आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है, इफ समवन ब्रेक द लॉ, इफ समवन ब्रेक द लॉ, तो उसको क्या करना है भाई, उसको जाकर के पनिशमेंट देनी है, उसको क्या करना है, उसको अंडर द गाइडेंस लेकर के आना है कि आपने गलत करा है, दूसरे के राइट्स को क्या करना है, सिक्योर करना है। क्लियर है बात यहाँ पर। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि ये जानना जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन रहती है जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाओगे और उसे थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको इन्हीं सारे टर्म्स में बड़ी दिक्कत रहती है। तो लेजिस्लेटिव क्लियर है आपको, एग्जीक्यूटिव क्लियर है, जुडिशरी क्लियर है, एक एक को और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव की। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव में सबसे पहला काम क्या कर रही है, लॉ मेकिंग का काम कर रही है। सारी लेजिस्लेटिव, पूरी दुनिया में जो लेजिस्लेटिव बनाई गई है उसका काम ही क्या है, लॉ मेकिंग करना, वो लॉ बनाती है। ठीक है, जो लॉ किस लिए बनाया जा रहा है, जिससे अच्छे से गवर्नेंस हो सके, जिससे अच्छे से डिसिप्लिन लाया जा सके, जिससे क्या किया जा सके, काम को और इजी किया जा सके। दूसरी बात, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कुछ काम करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति कोई काम कर रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई काम कर रहा है और हमें लगता है कि भैया काम ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के कोई बात हो रही है, तो उसमें भी कौन आता है, लेजिस्लेटिव आती है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे देश में जो पीएम है वो कहाँ से आता है, लेजिस्लेटिव से। हमारे देश में जो क्या कहते हैं आपका होम मिनिस्ट्री है वो कहाँ से आ रही है, लेजिस्लेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो लोगों से अलग से बिल्कुल चुन के आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के बीच का एक बंदा होता है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, इस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, और सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो उनके ऊपर कमांड करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। क्लियर है बात। आगे देखो, तीसरी चीज क्या रहती है, फाइनेंशियल फंक्शन। आप देखते हो बजट आता है, आप देख रहे हो टैक्स बढ़ रहा है, ये टैक्स घटाया जा रहा है, ये सारी चीजें करने का भी राइट किसके पास है, ये भी फंक्शन किसके पास है, लेजिस्लेटिव बॉडी के पास है। लेजिस्लेटिव ही इस काम को करती है। उसके बाद बात करें तो आपका इलेक्टोरल फंक्शन, जो इलेक्शन होते हैं। अब आप कहोगे सर इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराता है, नहीं, इलेक्शन कमीशन जिन इलेक्शंस को कराता है वो रियलिटी में तो लेजिस्लेटिव के ही फंक्शन हैं, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव। अगर आप राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, लेजिस्लेटिव। क्लियर हो यहाँ तक बात। यानी लेजिस्लेटिव का रोल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, उसके बाद देखो जुडिशियल फंक्शन भी होता है, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक एमपी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और मैंने वहां पर ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो वहां पर पार्लियामेंट में हो रहा था उसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया या मैंने कुछ गलत कर दिया, तो उसके लिए जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस डिस्प्यूट को कौन सेटल कर देगा, लेजिस्लेचर वहीं पर सेटल कर देगा। अगर मुझे पनिशमेंट भी देनी होगी तो वहीं पे दे देगा। जैसे एक और मतलब समझो इसका, जैसे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या मेंबरशिप छीननी होती है, ठीक है, उसकी मेंबरशिप ले रहे हैं, उसे हटा रहे हैं उसकी मेंबरशिप से, तो वो काम भी कौन करता है, लेजिस्लेटिव करती है। कहाँ है, कैसे लिखा हुआ है, हम अलग बात करेंगे, अभी ये मुद्दा यहां पर बात करने लायक नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक आगे बढ़े। चलो आगे देखो, अब आ जाती है लेजिस्लेटिव के एरिया। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव दो एरिया में काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर। अगर हम सेंट्रल लेवल पे देख रहे हैं तो उसमें है पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे देखोगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव में भी दो हाउसेज होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपका क्या होता है, आपका पार्लियामेंट में होता है। पर एक बात ध्यान से समझ लेना, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट का फंक्शन पूरी कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। कोई भी उसने जो लॉ बना दिया, अगर वो खुद मना कर रहा है किसी स्टेट को स्पेशली, तो बात अलग है, वरना वो पूरी तरीके से सबके ऊपर क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। भैया तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी अगर इस देश का हिस्सा हो, यू आर द पार्ट ऑफ द कंट्री, देन भाई साहब आपको
इस चीज को मानना ही होगा। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है उस लॉ में सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट ही क्या होता है, बाइंड होता है। जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी दे दूं, अभी आपने सुना होगा लव जिहाद, कौन लेकर के आया था, यूपी के अंदर एक लॉ आया, तो क्या वो लव जिहाद वाला रूल क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि वो स्टेट का लॉ है, और वो स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो कहां तक की, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज हैं वहां तक तो लगेगा, कोई टेंशन नहीं। लव जिहाद करो, तोड़ दो कमर जिसको तोड़नी है, जिसको जो करना है, जो भी उन्होंने लॉ बनाया वो करो। पर जब बात किसकी आ जाएगी, जब बात पूरी कंट्री की आ जाएगी तो वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्लियर है बात। एक बात, मैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं उनको एमपीज कहते हैं, बात ध्यान रखना, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव में बैठते हैं उनको एमएलए बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं चाचा हमारे विधायक हैं, ठीक है, तो भैया चाचा जिनके विधायक है वो कहाँ के विधायक होंगे, स्टेट के अंदर। और जो बोलते हैं तुम जानते नहीं हो सांसद हैं हमारे चाचा, वो कहाँ पे होंगे, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, लोकसभा के लोग डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं, जबकि राज्यसभा के लोग जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा इलेक्ट होते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, अब आ जाता है एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको जैसा बताया एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन है जो लेजिस्लेटिव कानून बना रहा है, जो लॉ मेकिंग कर रहा है, जो प्रोसेस वो कर रहा है, उस प्रोसेस को क्या करना है, इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव से ही पता चल रहा है। एग्जीक्यूशन, भाई इनका काम ही क्या है, एग्जीक्यूट करना। एक होता है ना बच्चा, भाई उसने टाइम टेबल बनाया कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 12, 15 से 15, भाई 15 घंटे का एक टाइम टेबल बना दिया, ये काम क्या हो गया, ये हो गया लेजिस्लेटिव। पर अब जब बात आई इंप्लीमेंट की तो 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद कहा यार कल से पढ़ूंगा, ये हो गया एग्जीक्यूशन। और उसने भी एक बंदा हायर कर लिया कि भाई देख अगर मैं पढ़ाई ना करूं तो तू मेरे कान पे 2 चांटे मार दिया करियो। ये काम किसका हो गया, जुडिशरी का। बात समझ में आ रही है। अब आए तो लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। जो लॉ बन चुका है उसको क्या करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है अपॉइंटमेंट्स। आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव में जो हमारा कौन है, प्रेसिडेंट जो होता है वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट करता है। आप बोलोगे सर कैसे, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है। इन सभी की अपॉइंटमेंट क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटिव का ही तो काम है, तो एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाएगी भाई। उसके बाद देखते हैं आ जाते हैं ट्रीटी मेकिंग फंक्शंस। तो देखो भाई किसी स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पे ट्रीटी बनाएगा। कहीं पे लगता है कि कोई चीज सही नहीं है तो उस पर भी काम करेगा। उसके बाद क्या करता है, फॉरेन पॉलिसीज को देखता है कि बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, आप यूएस के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, वैक्सीन को लेकर के जैसे हम रॉ मटेरियल मांग रहे हैं या लेके आ रहे हैं तो उसके लिए हमने ट्रीटी साइन करी होगी ना, हमने उनके साथ कुछ पॉलिसीज बनाई होंगी। जैसे हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर के है कि भाई आप क्या करोगे, आप 80-20 का रेशियो चलेगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रीटी जो होती है वो किसके नाम पे चलती है, एग्जीक्यूटिव के नाम पे चलती है। और हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। नाम किसका आता है, प्रेसिडेंट। काम कौन करता है, पीएम। बात क्लियर है, चलें आगे बढ़े। एक और क्या है, पॉलिसी मेकिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग में फर्क क्या है। ये बड़ा ध्यान से समझो। लॉ मेकिंग में मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो एक एग्जांपल है कि एक लॉ बना दिया गया है कि हर बच्चे को 6 से और 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये क्या बन गया, लॉ बन गया कि भाई आप अगर आपका बच्चा 6 से 14 साल तक के बीच की उम्र का है तो आपको उसको पढ़ाना ही है। ये बिल्कुल सच है। पॉलिसी क्या बनाई कि 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई। उसमें क्या हुआ, अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो उसमें पढ़ने का तरीका बदला। उसमें क्लासेस को बहुत इंटरेक्टिव बनाया जहाँ पे बच्चा और टीचर और बच्चा एकदम मतलब फन। लर्निंग का मतलब ही क्या है, फन, मजा आना चाहिए यार। अगर पढ़ने में आपको मजा नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर बात। तो ये हो गई पॉलिसी। क्लियर बात। जैसे पॉलिसी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जैसे पॉलिसी है मनरेगा, ये सारी पॉलिसीज है। क्लियर बात। यहाँ पर आगे चलें। नेक्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव में भी देखो, एग्जीक्यूटिव 2 लेवल पर है। वैसे तो एग्जीक्यूटिव 3 लेवल पर काम करता है पर 2 लेवल पर भी समझो, एक स्टेट लेवल और एक यूनियन लेवल। हम पहले बात करते हैं यूनियन लेवल पे। यूनियन लेवल पे कौन है, आपका सबसे पहले आ जाता है प्रेसिडेंट,
उसके बाद आता है आपका वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपका आता है प्राइम मिनिस्टर जो कि आपका हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जबकि आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी ये एक नॉमिनल हेड होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है आपका क्या कह सकते हैं उसको, रियल हेड कह सकते हो, रियल फंक्शनर होता है, उसी के वो रियलिटी में काम करता है। अच्छा, प्रेसिडेंट की मदद करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ क्या बनाई जाती है, मिनिस्टर बनाई जाती है। और अटॉर्नी जनरल भी सेम फंक्शन काम करता है, हम इसको और अलग से पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा, बस अभी इतना याद रखो कि अटॉर्नी जनरल वो पर्सन है जो लॉ मेकर मतलब सॉरी लॉ ऑफिसर में सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पूरे इंडिया में। और इस भाई साहब का काम क्या होता है, इनका काम ये है कि अगर कहीं पर भी यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस होता है, इन यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल जाकर के वहां क्या करेगा भाई, बोलेगा कि देखो मैं आ गया भाई सरकार की तरफ से, अब मैं तुम्हारा ही रिप्रेजेंटेशन करता हूं, बताओ हमारी सरकार ने क्या गलत करा है। क्लियर है यहां तक बात, इसमें कोई डाउट किसी को, एक सेकंड को बच्चों, चलो क्लियर है यहां तक बात, आगे देखो। उसके बाद आती है आपकी क्या, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या है, वहां पर कौन था, पूरी कंट्री में हेड कौन है आपका, प्रेसिडेंट, और यहां पे कौन हेड होगा, गवर्नर। वहां पे कौन फंक्शन देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में कौन देखेगा, चीफ मिनिस्टर। वहां पे कौन मदद कर रहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। यहां पे भी कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब वहां पे हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे थे, वो क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, तो स्टेट में भी तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए ना जो भाई इन सब चीजों को देखे। तो उसके लिए हमने किसको बना दिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को बना दिया, कि भाई जब आप बन जाओ, आप देखो स्टेट के कोई मामले होते हैं, ममता बनर्जी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो भैया इसको देखने का काम कौन करेगा, वेस्ट बंगाल के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देखेगा। यहाँ पर्सनल केस की बात नहीं हो रही है, एज अ चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर किसी ने, कोई उनके फंक्शन के ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। इट्स अ हाईएस्ट पोस्ट इन द लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट। स्टेट की पॉसिबिलिटीज में सबसे बड़ी पोस्ट होती है। क्लियर है बात यहां तक, कोई डाउट इसमें, चलें आगे। स्टेट की बात तो क्लियर हो गई, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, चलें आगे बढ़ते हैं। देखो, जो एक तो डाउट वाला जो पोर्शन है ना, इसको तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि इंटरेक्शन के बिना कंप्लीट होने वाला है। आप क्या करो, आप कमेंट करते जाओ, कमेंट करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको क्या करेंगे, संडे ले लिया करेंगे। और भाई साहब एक एक की डाउट को एकदम मतलब धजिया से उधेड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है। हम एक एक डाउट को उठाएंगे और फिर उसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई लाइव सेशन ले लेंगे जिसमें हम बच्चों से क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ये बात ध्यान रखना, एक सेकंड बच्चों, सॉरी, 1 मिनट, ठीक है। इसमें भी ये बात ध्यान रखना कि कुछ बच्चों के ऐसे अजीबोगरीब से डाउट आ जाते हैं कि सर लाइट नहीं आ रही थी क्या, जो पसीने आ रहे थे आपको, समझ रहे हो बात को, इस तरीके के डाउट नहीं लिए जाएंगे। यही बोल देते सर दिल्ली में कैसा माहौल चल रहा है, इस तरीके के डाउट नहीं लिए जाएंगे। डाउट वही लिए जाएंगे जो बहुत ही जेन्युइन है। एक बच्चा मुझे फ़ोन कर रहा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो अगले दिन उस बच्चे ने मुझे रात को फ़ोन करके मुझे बोलता है कि सर मैं कल क्लास नहीं आ पाऊँगा। मैंने कि क्या हो गया बेटा, कैसे, कोई परेशानी? बोला नहीं सर वो लाइट नहीं आ रही है, तो मैं सोया ही सुबह 4 बजे सोने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तो आ नहीं पाऊँगा। आपके यहाँ पे आ रही है क्या लाइट? मैंने कहा यार ये नंबर डाउट सेशन के लिए है, आपको ये पूछने के लिए थोड़ी ना दिया था कि आप क्या कहते हैं कि आपके घर पे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो भाई इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, अगर कोई जेन्युइन डाउट हुआ जिसमें मुझे लगता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हुआ, तो पक्का उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और फिर उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा उसको क्या किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका क्या, जुडिशरी। देखो इंडिया के अंदर पिछले 7 सालों में कोई चीज अगर ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है, तो वो है जुडिशरी। जुडिशरी अपना रोल काफी कर रही है इंडिया के अंदर। भाई देखो डे बाय डे क्राइम तो बढ़ ही रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जुडिशरी के ऊपर बर्डन भी आ रहा है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी का बहुत ही प्यारे प्यारे काम है भाई। एक तो देखो गार्डियन है भाई साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन किसके हवाले छोड़ के गए हो, जुडिशरी के हवाले। कोई भी चीज जो उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है,
कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रही है, किसी भी तरीके से हार्म कर रही है। तो भाई पैम्पर करने के लिए कौन आ जाता है, तुरंत जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी बोलते इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। ऐसे कैसे कर दोगे, ऐसे खड़े हो जाते हैं सब लोग, बोले ये गलती हो गई, बोले तुमसे हो ना पाएगा, ठीक है। तो जुडिशरी का सबसे पहला काम क्या है कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलत होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है तो उसको तुरंत रोकने का काम करेगा, पहली चीज। दूसरा, लॉ मेकिंग के रोल में भी काम करता है। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एग्जीक्यूटिव में काम करता है, बिल्कुल लल्ला, आपका लॉ बनाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। बोलोगे सर कैसे, तो देखो इसके पीछे का रीजन समझ लो। इसके पीछे जो सबसे पहला रीजन है, आपने एक राइट टू प्रिवेसी का करके सुना होगा, जिसका मतलब है कि भाई आपकी जो प्रिवेसी है वो बनी रहनी चाहिए। और राइट टू प्रिवेसी का मतलब ये किसी भी तरीके से कई फंडामेंटल राइट्स में लिखा नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मिलना चाहिए तो बन चुका है लॉ। बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे बेंचमार्क हैं, जैसे आपका 1976 में केशवानंद भारती केस हुआ, उसके अंदर क्या करा गया भाई, इन्होंने बोला, जुडिशरी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करो, पर कोई भी चेंज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की सोल ही खत्म कर दे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है, उसका पर्पज ही क्या हो गया, बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मटर पनीर बना रहे हो, पर ना उसमें मटर है ना उसमें पनीर है, पर फिर भी मटर पनीर है। बात समझ में आ रही है। इससे फायदा नहीं होने वाला है ना कि आप सीधा पर्पसलेस कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन जिसलिए बनाया गया था उसी को क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिया अमेंडमेंट करते करते। एक तो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट भी बहुत जल्दी ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, जस्टिस देना। जुडिशरी का काम है कि जस्टिस प्रोवाइड हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस करने वाला कितना ही अमीर हो। और भारत के अंदर ऐसा देखा गया है, ठीक है। इंडिया में पॉलिटिशियंस को भी क्या मिला है, आप देखोगे कि बड़े पॉलिटिशियंस, नामी पॉलिटिशियंस को भी क्या हुआ है, उनके ऊपर भी जुडिशरी ने एकदम कमान कसी है, बोला कि ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पर जुडिशरी थोड़ी सी ढीली दिखी, बट उन मामलों को छोड़ दिया जाए। तीसरी चीज है, चौथी चीज क्या है, एडवाइजरी फंक्शन करती है। अभी मैंने देखा कि क्या हुआ था, अभी वैक्सीन को लेकर के एडवाइस कर रही थी, अभी इलेक्शंस को लेकर के एडवाइस कर रही थी, ठीक है। जो भी लगता है जुडिशरी को कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है, वो तुरंत क्या करती है, उस पर बात करती है, अपनी तरफ से भी आके बात करती है। किसी को जाके वहां क्या करने की जरूरत नहीं है, अपील करने की जरूरत नहीं है, खुद भी क्या कर लेती है, उस एक्शन को, उस चीज को देख लेती है। समझ में आ रही बात। एक और बात ध्यान से समझो, ये एडवाइजरी करती है किसको, प्रेसिडेंट को। जब प्रेसिडेंट को मदद चाहिए होती है किसी लॉ को समझने में, किसी चीज को समझने में, तो उसके लिए भी क्या करती है, जुडिशरी काम करती है। साथ ही साथ भाई जुडिशरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करवा देती है, ठीक है, कंडक्ट कर देती है इंक्वायरी। किस 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 सिचुएशन में, जैसे कि अगर जुडिशरी को लगता है कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ क्या कर देती है, इंक्वायरी बिठा देती है। या किसी केस या किसी पॉइंट को लेकर के उसे लगता है कि यार इसमें तो कमेटी की जरूरत है, तो उसके लिए क्या कर देती है, वो कमेटी बना देती है कि हाँ इसको चेक करो और फिर बताओ, फिर अपनी रिपोर्ट दो, फिर बात करेंगे इसके ऊपर जो तुम बना रहे हो। क्लियर हो यहाँ पर बात। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी बटी हुई कैसे है। हमारे यहाँ पर जुडिशरी का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बाइंड है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये नहीं कह सकता हम क्यों माने सुप्रीम कोर्ट की, आने वाला ऐसा सुनो, संविधान में लिखा है, माननी तो तुमको पड़ेगी, ऐसे नहीं तो वैसे सही। दूसरी बात, हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो डिसीजन सिर्फ उसकी जुडिरिक्शन तक ही क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगी। जहां का हाई कोर्ट है वहां तक लोग उसकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया का कोर्ट है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट वाइज कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट है। जैसे कि इंडिया के अंदर हाई कोर्ट की संख्या 25 है, पर सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, 1। क्लियर है बात, क्योंकि पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट कौन है, एक ही तो होगा। हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट अलग है, ठीक है, आपका क्या नाम है, चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट अलग है, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग है, और इन सब की जुडिरिक्शन भी क्या है, अलग है। यानी किसी बंदे पे यूपी में जो व्यक्ति रह रहा है उसके ऊपर अगर किसी तरीके से क्या चलाया गया, कोई केस चलाया गया, किसी तरीके की कोई कंप्लेन फाइल की गई, देन
उस सिचुएशन में वो बंदा ये नहीं है कि मैं जाके पंजाब हाई कोर्ट में क्या करूंगा, अपील करूंगा ना, यू कांट, क्योंकि आपकी जुडिडिक्शन कहां तक है, आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, आप या तो यूपी के हाई कोर्ट में जाओगे, अदरवाइज आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका हाई कोर्ट के जो फैसला है वो आपको समझ में नहीं आया। क्लियर बात। एकमात्र ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और वो क्या है, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको ये क्या हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात बच्चों, आगे बढ़े। चलो अब आ जाता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, तो गवर्नमेंट का टाइप समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करी थी कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। अब हम बात कर रहे हैं भैया कि गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है। तो गवर्नमेंट के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका देखने को मिलेगा आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हेड होती है, जहां पे पावर सेंट्रलाइजेशन में है। यानी कि जैसे आपके घर में आपके पापा सबसे पावरफुल हैं, मम्मी पापा से पैसे मांगती हैं तभी पापा पैसे देते हैं, नहीं तो घर में सारा सामान लेके आना, आपकी सारी जरूरतों का काम करना, सब कुछ की जिम्मेदारी किसने ले रखी है, पापा ने ले रखी है। पर कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बच्चे को पॉकेट मनी दे दी 2000 रुपये, क्या कहते हैं अपने वाइफ को 5000 रुपये पकड़ा दे, भाई इस महीने का राशन तू देख ले, अपने खर्चे के 2000 रुपये ले लिए और बाद बाकी पैसा बैंक में रख देगी, जब जरूरत पड़ेगी निकाल देंगे। यूनिटरी फॉर्म में ऐसा नहीं हो रहा है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि सारी की सारी पावर एक एक्युमुलेट होकर के किसके पास पड़ी हुई है, सेंट्रल के बक्से में पड़ी हुई है। और सेंट्रल का मन कर रहा है तो किसी को दे रहा है, नहीं तो बक्सा क्या कर दे रहा है, बंद करता है, ई ना दूंगा भैया किसी को। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड, दूसरा होता है फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो मैं सेकंड सिनेरियो आपको बता रहा था ना, जहां पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई लड़के को 2000 रुपए की पॉकेट मनी दे दिया, वो उस पैसे से जो मर्जी करे, भाई तुझे ट्यूशन की फीस देनी है तो ट्यूशन की फीस दे, नहीं तो अपने दोस्तों को पार्टी देनी है पार्टी दे, बट ये 2000 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगा। इसे बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जहां पे क्या करा गया है, जहां पे पावर को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जहां पे एक बंदे के हाथ में पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया है। ठीक है, पावर क्या कर दी गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। देखो जरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देख लो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, चाइना। इस समय बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही पूरी तरीके से सब चीजों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बन जाती है, सुप्रीम। ठीक है, मतलब जो करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मतलब क्या, जैसे कि टैक्स कलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन पावर का मतलब क्या, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये सारी जो पावर है वो जब देना चाहेगी तभी देगी। ऐसे किसी लिस्ट में लिखा नहीं है कि मैं तुमको दे रही हूं, नहीं, आपको अगर देना होगा तभी देगी। आप कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इंडिया में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है, बिल्कुल है, पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, हमने स्टेट लिस्ट बना रखी है, यूनियन लिस्ट बना रखी है, कॉन्करेंट लिस्ट बना रखी है कि भाई स्टेट लिस्ट में जो आइटम है उस पर सिर्फ स्टेट बना सकता है कानून। ठीक है, यूनियन लिस्ट के जो आइटम है सिर्फ उस पर यूनियन बना सकता है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स के राइट को भी क्या कर जाए, खा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पावर बटेंगी, बट बाय द विल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं दे रहे। तीसरी चीज, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप चाइना गए तो बीजिंग में अलग से सिटीजनशिप नहीं चलेगी, हांगकांग में, सॉरी हांगकांग तो अलग पार्ट है आपका, क्या तब तो वो भी हड़पने में ही लगे हुए कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ वो क्या कर लें, वही कंट्रोल कर लें। या फिर मान लो जो भी पार्ट चाइना के अंदर आता है, ठीक है, संघाई में गए तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि अलग अलग सिटीजनशिप होगी। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारे पास भी है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सेंट्रल को कंट्रोल, सेंट्रल सुप्रीमेसी में रहता है। पर हम इसे पूरी तरीके से अपने आप को यूनिटरी फॉर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो बात अलग है, इतना नहीं है, पर यह भी बात नहीं है कि चाइना जैसा भी नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे देखो, नो डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है, यहाँ पावर ही नहीं बांटी गई है। मैंने बताया ना आपको, पावर बांटने को राजी ही नहीं हो रहे भाई साहब कि चलो पावर बांट दें। ये बिल्कुल क्या होने की कोशिश कर रहे हैं, ये से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप दिखती है, थोड़ी सी दिखेगी आपको कि बंच ऑफ द पीपल कंट्रोलिंग द होल कंट्री। ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जैसा है, पर डिक्टेटरशिप भी नहीं है। क्लियर बात।
ये कहाँ पे काम करता है? ये भाई छोटी स्मॉल कंट्रीज में। एक बात और ध्यान रखना, ये लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में अब देखो स्टेट गवर्नमेंट अपना क्या करेगी भाई, लेजिस्लेटिव बनाएगी, अपनी असेंबली बनाएगी, अपने लोगों को रिक्रूट करेगी, और सारा काम कौन करके दे रहा है? यूनियन गवर्नमेंट करके दे रही है। इसलिए कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। अब आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर है कि भैया फेडरल गवर्नमेंट एक चीज पे काम करती है, पावर डिवाइडेड पे। और फेडरल गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए के अंदर पावर डिवीजन है, और दूसरा डिवीजन तो पावर का है ही है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंटी, जो इंडिपेंडेंट अरे यार क्या वर्ड होता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर रखी है कि आप अपने आप को क्या हो रहोगे, हर स्टेट यानी 50 स्टेट्स में यूएस बटा हुआ है, और 50 के 50 स्टेट्स अपनी तरीके से काम करते हैं, उनके ऊपर किसी का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। दूसरा, डुअल सिटीजनशिप पे चलता है। अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो आपको कैलिफोर्निया की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, यूएस की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, एक उस पर्टिकुलर स्टेट की और एक आपकी जो पूरी की पूरी यूनियन की। अब यहाँ पर हमने यहाँ से क्या ठा लिया, अब आप यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, पावर डिवाइडेड ठा लिया हमने क्या ठा लिया, हमने टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट ठा लिया। जहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बांट दिया है। हमारे पास भी स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम मिक्सचर हैं, हम ना तो पूरी तरीके से फेडरल हैं और ना ही पूरी तरीके से क्या है, यूनिटरी हैं। हम दोनों में से कहीं किसी बीच में हैं। इसीलिए हमारे फेडरल का मॉडल जो है वो बहुत सिमिलर दिखता है कनाडा के, ठीक है। ना तो हम यूएस जैसे हैं, ना हम चाइना जैसे हैं, ना ही हम यूके जैसे हैं, और ना ही हम क्या कहते हैं रशिया जैसे हैं। हम कहाँ हैं, हम कहीं बीच में हैं। हमारा तो एक अपना अलग ही तरीके का है कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको दो और टाइप में बांटा गया, और ये दो टाइप कौन कौन से थे? सबसे पहला था भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म, और दूसरा आ गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो सारा काम होता है उसको हेड करता है कौन? आपका प्राइम मिनिस्टर। वहां पे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में पीएम डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। या तो पीएम डायरेक्ट इलेक्शन जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन जाएगा, बट पीएम का वैल्यू ज्यादा होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हेड कौन होता है आपका? प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कौन हेड होता है भाई साहब? ये हेड होता है आपका कौन? प्रेसिडेंट। एक बात और ध्यान रखना, इसमें भी देखो हम पार्लियामेंट्री हैं, बट हमारी पार्लियामेंट का एक एक्सक्लूसिव पार्ट है कौन? आपका प्रेसिडेंट। यानी विदाउट द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी बिल को एक्ट नहीं बना सकते। वो बात अलग है कि हमने बोल रखा है प्रेसिडेंट के कान में, ऐसा सुन ले, बिना अगर साइन ना किया ना तूने बेटा तो तेना देख लेंगे हम। तो साइन करनी उसकी क्या है, मजबूरी है। पर ये इतना भी हेल्पलेस नहीं है जितना कि क्वीन है कहाँ की, यूके की, और ये इतना भी ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तो हमने कहा ना ये भी बीच में है, ठीक है। यार देखो भारत ना बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो कहीं ना कहीं हमें एक बीच का रास्ता निकालना था, और हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। सब खुश हैं, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के। देखो जरा पार्लियामेंट्री फॉर्म की कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली क्वालिटी क्या देखने को मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, यहाँ पे लीडर होता है। और लीडर कहां से? मेजॉरिटी पार्टी से। जो पार्टी लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी में होगी उस पार्टी का जो भी लीडर होगा वो लीडर क्या कहलाएगा? आपका प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसकी अपॉइंटमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? आपके प्रेसिडेंट को। एक बात और ध्यान रखना भाई कि यहां पे जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो किसी को भी ऐसा नहीं रास्ते से जा रहा था उसको लगा यार लौंडे में टैलेंट है, झूठ बोल सकता है, चलो इसको ले चलते हैं और इसको क्या बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ऐसा नहीं होगा जब तक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, मेजॉरिटी पार्टी वहां पर अवेलेबल है, उसी का लीडर क्या बन सकता है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये थोड़ा समझ लो। वहां पे क्या है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल अलग ब्रैकेट में है, और
लेजिस्लेटिव जो है वो बिल्कुल अलग ब्रैकेट में है और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल अलग ब्रैकेट में है। यानी कि प्रेसिडेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किस चीज में, आपके लेजिस्लेटिव में। पर हमारे यहाँ जो पीएम है वो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तभी तो पीएम है। पर वहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन से पीएम बनता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो पीएम किसकी है भाई, उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें एमपीज को खरीदना फरोदना पड़ेगा, जब भी जाके वो क्या बन पाएगा, पीएम बन पाएगा, नहीं तो पीएम ही नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हो बात को। तीसरी बात, यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप है, एक बंदा लीडरशिप में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि पीएम अपनी मर्जी से सुबह उठा कहा कि मित्रों 8 बजे से खाना खाना बंद, ऐसा नहीं है। ये जो बात सडनली कही गई है ना, इस बात को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा गया है, डिस्कस हुआ है, अपनी कैबिनेट से पूछा गया है कि क्या कर लें। उन्होंने बोला मोटा भाई करना है क्या, मोटा भाई ने बोला अरे मालिक करो, कुछ तो धमाका करो। ठीक है, और उसके बाद देखो नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, जो कानून बनना है, जो लॉ बना रही है लेजिस्लेटिव, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती हम थोड़ी ना जानते हैं भैया इन्होंने बना दिया, हमें तो हमसे तो पूछा भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट पूछती क्या है, हमारी गवर्नमेंट पार्ट है उसका, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ये दो अलग अलग लोग नहीं है ना, एक ही है। यानी ऐसा समझ लो कि क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड होता है आपका, एक अरे यार पर्सनालिटी, कौन सी डुअल पर्सनालिटी डिजीज होती है ना एक, जहाँ पे एक आदमी के अंदर 2 पर्सनालिटी होती है, वहीं पे सेम यहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर पीएम भी है और एमपी भी है। आपका होम मिनिस्टर क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर भी और साथ में एमपी भी है। आपका क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर भी और एमपी भी है। तो पार्लियामेंट में भी बैठा है, लॉ मेकिंग भी कर रहा है और उसका एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और साथ ही साथ याद रखना, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, पर रियल हेड कौन होता है यहाँ पर, भाई यहाँ पर रियल हेड कौन है आपका, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात यहाँ पर, ये बात क्लियर हो गई। प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्लियर हो गई कि प्रेसिडेंशियल सॉरी पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होती है। आगे चलते हैं, आगे देखो पार्लियामेंट्री सॉरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के सीधे इलेक्शन होते हैं, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा क्या होकर के आएगा, इलेक्ट होकर के आएगा, तो उसकी पावर ज्यादा होती है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इंपीचमेंट चलाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ही वहां पर क्या होगा, रियल हेड होगा, उसको ही सब लोग जानते हैं। इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे बैरियर ऑफ लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि क्या एक पर्सनालिटी को पूरी की पूरी कंट्री जान पाएगी, जिसमें कास्ट सिस्टम में हम लोग डिवाइडेड हैं, हम लोग क्या कहते हैं रिलीजन वाइज डिवाइडेड हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, अब साउथ के लोगों को तो लगता है जो लुंगी पहने वो कूल है, नॉर्थ वालों को लगता है कि भाई जो पैंट शर्ट बढ़िया से कपड़े में आए वो कूल है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक आदमी कैसे सबकी, एक्सेप्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी को छोड़ करके कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको सब लोग पसंद करते हो। ठीक है, मोदी जी को भी छोड़ दो, मोदी जी को तो खैर सारी दुनिया ही पसंद करती है। देखो, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। पहली चीज, प्रेसिडेंट क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहा है। अभी आप लोग देख रहे थे कि आपका यूएस में क्या हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे और डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम है, जो प्रेसिडेंट करना चाहेगा वो कर लेगा, पर इसकी नकेल या ये कह सकते हैं इसको पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपके जुडिशरी। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी चीज क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। प्रेसिडेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव। वो हाँ ना कुछ भरता ही नहीं है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है किस चीज से, आपके लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव क्या कर रही है, वहां की कांग्रेस क्या कर रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि भाई कुछ करा है हमें क्या पता। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो काम हुआ, हमारा पीएम ये नहीं कह सकता कि मुझे क्या पता यार इन्होंने कौन सा लॉ बना दिया है, क्योंकि हमारा पीएम इन्वॉल्व हो रहा है। हमारे पीएम वहां पर बैठ करके खुद क्या कर रहे हैं, उस लॉ को बना रहे हैं, उस लॉ मेकिंग बॉडी का पार्ट है, इसलिए वहां पर ये नहीं हट सकते। तो आज की क्लास यही तक थी। कल जो हम पढ़ेंगे कल प्रेसिडेंट, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे कह सकते हो, इंडिविजुअल लीडरशिप तो है ही। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है आपका, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कौन सी बात रिलेट नहीं करती है।
तो भैया गवर्नेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल मेंबरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस इज बैंड। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? आपको क्लास कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। और एक बात